तो जय हिंद साथियों। बोर्ड एग्जाम 2025 के सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो कि 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आता है, आज हम इस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न कवर करेंगे कि पहला चैप्टर से जितने भी कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाए, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से जितने बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, तो आज इस वीडियो में देख लीजिए। पार्ट 1 है यह वीडियो, पार्ट वाइज देख लीजिए। आपको कहीं से भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा, आप 20 नंबर आप बहुविकल्पी को तैयार हो जाएगा। तो आप पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे साथियों। पहला प्रश्न कह रहा है कि जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कब संधारित किया गया। तो जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर जो कि सी सही हो जाएगा 1871। तो दूसरा प्रश्न है प्यारे साथियों, दूसरा प्रश्न हमारा है कि यंग इटली, यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या दिया है, यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी, ज्यूसेप मैत्सिनी या नेपोलियन। तो फिलहाल साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्यूसेप मैत्सिनी। प्यारे साथियों अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रिया को कितने राज्यों का समूह था, मतलब ऑस्ट्रिया कितने राज्यों का समूह था। तो कितने राज्यों का समूह था, तो जर्मनी का था, इटली का था, कि रूस का था, कि फ्रांस का था। तो ऑस्ट्रिया जो कि तुम्हारा कितने राज्यों का समूह था, मतलब कौन से राज्य का समूह था, तो इटली का था। क्या हो जाएगा उत्तर, इटली। चौथा नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है कि जब फ्रांस छींकता है, यहाँ पर देखिए जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाती है, यह किसने कहा था। मैटरनिक ने कहा था, कि नेपोलियन ने कहा था, कि गैरीबाल्ड ने कहा था, कि बिस्मार्क ने कहा था। तो फिलहाल इसका साथियों हो जाएगा इसका उत्तर मैटरनिक ने कहा था। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिलहाल साथियों अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, पाँचवा नंबर प्रश्न। पाँचवा नंबर प्रश्न कहता है प्यारे साथियों कि नेपोलियन द्वारा 1804 में लागू नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या था। समान नागरिक अधिकारों को लागू करना, या फ्रांस की आर्थिक नीति को मजबूत करना, या चर्च का प्रभाव बढ़ाना, या किसानों को करों से मुक्त करना। तो फिलहाल साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि समान नागरिक अधिकारों को लागू करना। छठवां प्रश्न है कि वियना संधि किस वर्ष में हुई थी। वियना संधि किस वर्ष में हुई थी, 1815, 1820, 1789, 1848। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों वियना संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था। नेपोलियन द्वारा किए गए परिवर्तनों को समाप्त, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यूरोप में शांति स्थापित करना, या लोकतंत्र को बढ़ावा देना, या रूस को मजबूत करना। तो वियना संधि का मुख्य उद्देश्य था प्यारे साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा आपका नेपोलियन द्वारा किए गए परिवर्तनों को समाप्त करना था। अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न प्यारे साथियों है कि इटली के एकीकरण में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। तो इटली के एकीकरण में जो कि ज्यूसेप मैत्सिनी की भूमिका महत्वपूर्ण थी। प्यारे साथियों 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, 9वां प्रश्न कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। तो जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, यानी कि ऑटो वन बिस्मार्क का था। 10वां प्रश्न है प्यारे साथियों कि किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी एकीकृत हुआ। तो किस युद्ध के परिणाम स्वरूप, तो जो कि फ्रैंको प्रेशियन युद्ध, फ्रैंको प्रेशियन युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी एकीकृत हुआ। प्यारे साथियों अगला प्रश्न है 11 नंबर कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कब हुई। तो 1707, 1789, 1815, 1848। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1789 में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति हुई। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि वियना संधि का नेतृत्व किसने किया। जो कि वियना संधि का नेतृत्व मैटरनिक ने किया। 13 नंबर प्रश्न क्या है प्यारे साथियों कि जर्मनी के राष्ट्रवाद का मुख्य नेता कौन था। तो जर्मनी के राष्ट्रवाद का मुख्य नेता बिस्मार्क था। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों 14 नंबर प्रश्न कि फ्रांस में 1848 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो फ्रांस में 1848 की क्रांति का प्रमुख कारण था क्या, सभी, आर्थिक संकट, सामंतवाद, वियना संधि, ये सभी थे। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे साथियों कि यूरोप में राष्ट्रवाद का मुख्य प्रभाव क्या था। यूरोप में राष्ट्रवाद का मुख्य प्रभाव क्या था, उपरोक्त सभी, विभिन्न देशों का एकीकरण और लोकतंत्र का उदय, राजनीतिक अस्थिरता और उपरोक्त सभी। 16 नंबर प्रश्न क्या है प्यारे साथियों कि नेपोलियन ने कौन सी प्रणाली अपनाई जिससे नागरिक अधिकारों को बढ़ावा मिला। नागरिक संहिता, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सहमति व्यवस्था, या लोकतांत्रिक क्रांति, या औद्योगिकीकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागरिक संहिता। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि 17 नंबर 1834 में जर्मनी में किसका गठन हुआ। तो 1834 में जो कि जर्मनी में जोल वेरिन का गठन हुआ। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे साथियों, किसने कहा
कि राष्ट्रवाद एक सामाजिक आंदोलन है? हेरडर ने कहा था, कि बिस्मार्क ने, कि गैरीबाल्डी ने, कि जुसेप मैस्सीनी ने? तो किसने कहा था? हेरडर ने कहा था। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, 1848 में किस देश में राष्ट्रवादी क्रांति नहीं हुई? तो 1848 में जो कि ब्रिटेन में राष्ट्रवादी क्रांति नहीं हुई। अगला 20 नंबर प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक था? सैन्य शक्ति, औद्योगिकीकरण, जनता का समर्थन या फ्रांस का सहयोग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैन्य शक्ति। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, कि नेपोलियन ने किस वर्ष में फ्रांस का सम्राट बनाने की घोषणा की? 1804, 1815, 1789, 1820? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1804। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कि नेपोलियन की नागरिक संहिता का एक महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? तो समान कानून व्यवस्था, या महिलाओं के अधिकार में वृद्धि, या चर्च की सत्ता का विस्तार, या केवल फ्रांस के लिए लागू होना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समान कानून व्यवस्था। 23 नंबर प्रश्न है, कि जर्मनी के एकीकरण से पहले कितने राज्य थे? एकीकरण से पहले कितने राज्य थे जर्मनी के एकीकरण से? तो जो कि पहले 39 राज्य थे। 24 नंबर प्रश्न है, कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क की नीति कौन सी थी? रक्त और लौह की नीति, या शांतिपूर्ण वार्ता, या जन आंदोलन, या लोकतंत्र का समर्थन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्त और लौह की नीति। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्यारे साथियों, यंग इटली संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इटली का एकीकरण, या फ्रांस का विस्तार, या जर्मनी की स्वतंत्रता, या ब्रिटेन में क्रांति लाना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली का एकीकरण। अगला प्रश्न है, कि वियना संधि ने किस देश को सबसे अधिक लाभ पहुंचाया? तो जो कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है 27 नंबर, कि किसने राष्ट्र को कल्पना की गई कि राजनीतिक समुदाय कहा? यानी कि कल्पना की गई और राजनीतिक समुदाय कहा? अर्नेस्ट गेलनर को, या बेनेडिक्ट, या एडसरन को, कार्ल मार्क्स को, या एडम स्मिथ को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेनेडिक्ट एंडरसन को। अगला प्रश्न है 28 नंबर, जर्मनी के एकीकरण में कौन सा युद्ध निर्णायक था? तो जर्मनी के एकीकरण में डेनमार्क युद्ध, या ऑस्ट्रिया प्रशिया युद्ध, या फ्रैंको प्रशियन युद्ध, या रूस प्रशिया युद्ध? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रैंको प्रशियन युद्ध। 29 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों, इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाला नेता कौन था? तो इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाले नेता जो कि तुम्हारा था गैरीबाल्डी। तो 30वां नंबर प्रश्न प्यारे साथियों, 1834 में जर्मनी में जोलवेरिन का गठन क्यों किया गया था? व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, या सैन्य शक्ति को बढ़ावा के लिए, या लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, या विदेशी आक्रमण रोकने के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना किस घटना के बाद मजबूत हुई? फ्रांसीसी क्रांति, या वियना संधि, या औद्योगिक क्रांति, या विश्व युद्ध? तो फ्रांसीसी क्रांति इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न 32 नंबर प्रश्न क्या है फिलहाल साथियों, कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद किस प्रकार की सरकार स्थापित हुई थी? साम्राज्य, या गणराज्य, या तानाशाही, या सामंतवाद? तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद किस प्रकार की सरकार स्थापित हुई थी? गणराज्य। तो अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, कि नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में कौन सी संधि लागू हुई? वियना संधि, वर्साय संधि, या बर्लिन संधि, या पेरिस संधि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वियना संधि। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों 34 नंबर, राष्ट्रवाद के विस्तार में सबसे बड़ा योगदान किसने दिया? तो राष्ट्र क्रांति, या उपनिवेशवाद, या धर्म, या सामंतवाद? तो राष्ट्रवाद के विस्तार में सबसे बड़ा योगदान किसने दिया? तो क्रांति इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रांति। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर है क्रांति। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों 35 नंबर, कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण कौन से बड़े परिवर्तन हुए? इटली और जर्मनी का एकीकरण, या फ्रांस में सामंतवाद का अंत, या लोकतंत्र का उदय, या सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों क्या कह रहा है? 36 नंबर प्रश्न, कि फ्रांस की नागरिक संहिता का प्रभाव कहाँ तक था? तो कहाँ तक था? कि यूरोप के कई हिस्सों में था। अगला प्रश्न प्यारे साथियों 37 नंबर की तरफ चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न क्या कहता है हमारा? फ्रांसीसी क्रांति का आदर्श वाक्य क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का आदर्श वाक्य क्या था? कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, या शांति और समृद्धि, या न्याय और अधिकार, या राष्ट्र और क्रांति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। इटली के एकीकरण में अंतिम प्रक्रिया कब पूरी हुई? 1861, 1870, 1856, 1882? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1870। किस देश में राष्ट्रवाद सबसे पहले विकसित हुआ? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली? तो जो कि इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पर देखिए 38 थोड़ा सा स्क्रॉल हो जा रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए बार बार स्क्रॉल हो रहा है।
यहाँ पर किस देश में ये हो चुका, फ्रांस में पहली लोकतांत्रिक सरकार कब बनी, तो 1792 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1792 में। 41 नंबर प्रश्न की राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था। राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्रीय एकता या उपनिवेशवाद का विस्तार या सामंतवाद की वापसी या व्यापार का विस्तार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रीय एकता था, कि राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य था कि राष्ट्रीय एकता। ब्लड एंड आयरन नीति किससे संबंधित है, तो ब्लड एंड आयरन नीति जो कि तुम्हारा बिस्मार्क से संबंधित है। अगला प्रश्न, इटली में क्रांति कब शुरू हुई, तो इटली में क्रांति जो कि 1848 में शुरू हुई। जर्मनी के एकीकरण में किस देश की हार निर्णायक थी, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस या इटली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। 45 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, जर्मनी के एकीकरण में किस देश की हार निर्णायक थी, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। ब्लड एंड आयरन रक्त यानी कि रक्त और लौह नीति किससे संबंधित है, तो बिस्मार्क। 1848 की क्रांति के बाद फ्रांस में कौन सी सरकार स्थापित हुई, तो गणराज्य सरकार। इटली की एकीकरण की अंतिम प्रक्रिया कब पूरी हुई, 1870 में। 19वीं सदी के दौरान यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रभाव से क्या बदलाव हुआ, इटली और जर्मनी का एकीकरण या फ्रांस में सामंतवाद का अंत, लोकतंत्र का उदय, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी हुआ। 50 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों, कि राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था, कि राष्ट्रीय एकता। तो जो कि ये लास्ट प्रश्न था प्यारे साथियों। तो यहाँ पर देखिए इस चैप्टर से जितने बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं, हमने इस बहुविकल्पी प्रश्न में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बने उससे मैं पूरा पूरा मतलब बता दिया है बहुविकल्पी। आप एग्जाम में कोई भी एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो या हाई स्कूल या 10th का एग्ज़ाम हो, तो ये सभी जो कि पूछे जाते हैं फिलहाल। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।